कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर समय देने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल क्योंकि बांग्लादेश को आप बहुत बारीकी से समझते हैं और बहुत अच्छी बंगाली भी आप बोल लेते हैं, और तो मैंने सोचा कि सर से बात करूं, क्योंकि बड़ा अहम घटनाक्रम घटा। एक बड़ा बयान ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने में गुरेज नहीं करना चाहिए, और तो और हमें पाकिस्तान से परमाणु हथियारों को लेकर बात करनी चाहिए। हमारे पास परमाणु तकनीक, परमाणु हथियार होने चाहिए। इसको लेकर मुझे आपसे बात करनी थी कि किस तरफ बांग्लादेश जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अंसारुल्लाह, जो कि अलकायदा का ही एक पार्ट है, उसके चीफ जेल से बाहर आकर एक बयान देता है कि भारत के चिकन नेक पर हमें ध्यान देना होगा। ये दो बड़े अहम घटनाक्रम हैं जिसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो भारत के खिलाफ हो या शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, उसके कारण एक नफरत वहां पे फैल रही है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको समझना मैं चाहूंगा, लेकिन शुरुआत मैं ढाका के उस प्रोफेसर के बयान से करूंगा सर, जो 1971 से पहले जो बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार हुए उनको वो भूल चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा हमारे लिए कोई नहीं, और पाकिस्तान से ज्यादा भला सोचने वाला बांग्लादेशियों के लिए वो कोई और नहीं, और हमें तो उनसे परमाणु हथियार, परमाणु तकनीक ले लेनी चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में एक बड़ा खेल इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रहा है सर? हाँ राजेश, बांग्लादेश जो है हमेशा से ही भारत का अभिन्न मित्र रहा है। अभी भी बांग्लादेश भारत का मित्र ही है, और भविष्य में भी बांग्लादेश भारत का मित्र रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में हमारी तरफ चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमने हमेशा बांग्लादेश को अपना छोटा भाई नहीं, अपने बराबर का भाई माना। 1971 से ही चाहे बांग्लादेश में पार्टी चाहे बीएनपी की रही हो, अवामी लीग की रही हो, वहां पे चाहे किसी का भी इन्फ्लुएंस रहा हो, हमने हमेशा उनको बराबरी का दर्जा दिया है, आज भी दे रहे हैं। भविष्य में भी हम बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी, अभी तो अंतरिम सरकार है, उसे बराबरी का दर्जा देंगे। हाँ, ये मानता हूं कि जब वहां पर बीएनपी की सरकार आती है तो वो थोड़ा भारत के साथ ना सिर्फ बराबरी का दावा करते हैं, वरन कई बार ये भी देखा गया कि उनको लगता है कि शायद भारत को थोड़ा दबा के रखने की वो कोशिश करेंगे, तो फिर उनकी वाहवाही होगी। अभी जो आप बात कर रहे थे बांग्लादेश में, एक प्रोफेसर साहिबान ने जो कहा, देखिए हर देश में कुछ छुटभैया होते हैं जिनको पूरी पॉलिटिकल समझ शायद आती है, शायद नहीं आती है। तो मैं प्रोफेसर साहब के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलूंगा। फिलहाल शेख हसीना भारत में है, और अंतरिम सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि इलेक्शन कराएं, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में कराएं। अंतिम सरकार का ये भी उत्तरदायित्व है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें सभी को मौका मिले, अवामी लीग को भी मौका मिले एज ए पार्टी, और दूसरी अवामी लीग के जो समर्थन है, अवामी लीग के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी एक मौका मिले कि वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करें। उसके बाद कौन पावर में आता है ये देखना पड़ेगा। समझिए अगर बीएनपी जीत जाती है, मेजोरिटी बना लेती है, या वहां पर जो एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप हैं, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी हैं, इनके साथ मिलकर अगर बीएनपी सरकार बनाती है, तो फिर बांग्लादेश का सरकार का जो रवैया होगा वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगा, लेकिन भारत की तरफ हमें उनसे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। अवामी लीग के साथ भारत की हमेशा दोस्ती नेचुरल होती है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को, हमने मुक्ति वाहिनी को हेल्प दी थी, और शेख मुजीबुर रहमान भारत के प्रगाढ़ मित्र थे, उनकी बेटी हसीना भी भारत की मित्र रही हैं।
अब बांग्लादेश के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारत उनको दबा के रखता है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जी राजेश। मैं एक बड़ा अहम पॉइंट आपसे समझने जा रहा हूं सर, और शायद इस चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है, और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो चीज, अगर जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी सोच, उसके पीछे पाकिस्तान की मौजूदगी, बीएनपी भी पाकिस्तान के पक्ष में रहती है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। और अगर ये दोनों पार्टियां वहां पर सत्ता में आती हैं और प्रस्ताव सदन में या संसद में लाया जाता है, पेश किया जाता है, कहा जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का फिर से हिस्सा बनना चाहता है, फिर भारत के पास क्या ऑप्शन होंगे सर? क्योंकि दोनों तो चाहते हैं, खुलेआम कहा जा रहा है सर। तो अगर ऐसा होगा, फिर भारत के पास क्या ऑप्शन है सर? हाँ राजेश, बीच बीच में बांग्लादेश में जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जमाते इस्लामी है, उनका बांग्लादेश में प्रभाव बहुत ही कम है। महज कुछ प्रतिशत लोग उनको वोट देते हैं। और हाँ, जब हाल में जब दंगे हुए थे तो जमात के जो लोग थे उन्होंने गलियों में, मोहल्लों में, कूचों में आकर जो दंगाई एलिमेंट थे उन्होंने काफी शरारतें की। जमात का काफी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी जमात इस्लाम जो है वो फ्रिंज एलिमेंट है, उनको कहीं से भी मेजर पॉलिटिकल पावर नहीं माना जाता। जहां तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के एकीकरण की बात है, मामला बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, आज की तारीख में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक देश बन जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देश की पार्लियामेंट जब एक साथ बैठेगी तो मेजॉरिटी तो बांग्लादेश के लोगों की हो जाएगी। पश्चिम पाकिस्तान के लोग जो हैं उस जॉइंट पार्लियामेंट में माइनॉरिटी होंगे। और जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान के टाइम में भी हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वह बांग्लादेश में नहीं जीतेंगी। तो फिर इस्लामाबाद गच्चा खा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टी है या बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पावर में आएगी, उसको बड़े बृहद यानी विहंगम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ऐसी तो शेख मुजीबुर रहमान के टाइम में हुई थी, जो कि उनको उस वक्त 1971 के टाइम में, मैं जनवरी फरवरी मार्च 1971 की बात कर रहा हूं, उनको बनना चाहिए था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान के जो उर्दू भाषी मुस्लिम भाई हैं या सुन्नी पंजाबी भाई हैं, वो कभी भी एक बांग्लादेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, चाहे बीएनपी का प्रधानमंत्री बने। जी जी, क्योंकि जब दो जर्मनी एक हो सकते हैं, तो इस मामले में मुझे लगता है कि कड़ी नजर रखनी होगी और चाइना का रोल यहाँ पे बड़ा अहम हो जाएगा। मैं एक और पॉइंट, जो चाइना का जिक्र मेरे मुंह से निकला, बांग्लादेश में अंसारुल्लाह चीफ को मोहम्मद यूनुस ने रिहा किया और उन्होंने बाहर आते स्टेटमेंट दी कि भारत के चिकन नेक पर हमें ध्यान देना होगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ इस वक्त बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके दिमाग में चल रहा है सर? राजेश, बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा से ही थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1948 से ही वहां कट्टरपंथी ताकतें बहुत ही मजबूत थी। अगर आप देखें, विभाजन के समय जो दंगे हुए थे, आजादी के पहले और आजादी के जस्ट तुरंत बाद, कट्टरपंथी ताकतों ने ही वो दंगे किए थे। जहां तक चिकन नेक की बात है, मामला थोड़ा हास्यास्पद है। ठीक है, बांग्लादेश के छुटभइये नेता हैं, कहते हैं ना कि हर शेर के सामने कभी कभी जंगल में भेड़िए, सियाल, इनका भी प्रभुत्व हो जाता है। ऐसी जो उनकी धारणा है कि वह किसी तरह से भारत के चिकन नेक को चीन की मदद से एक गुरुत्वपूर्ण यानी ग्रेविटेशनल पॉइंट बना सकते हैं, ये ना सिर्फ हास्यास्पद है, वरन ये भी दिखाता है कि हमारे
बांग्लादेश के जो छुटभैया नेता हैं उनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही भोले हैं। मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहता, वो हमारे छोटे भाई नहीं है, वो हमारे बराबर के भाई हैं। यह भी जिस दिन अगर इलेक्ट हो गए एमपी एमएलए बनकर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो हम उनको इज्जत देंगे एज मेंबरान पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनका ये हक है कुछ भी बोले, लेकिन नथिंग सीरियस, वो हमारे बराबर के भाई हैं। का एक पार्ट है, अंसारुल्लाह अलकायदा का पार्ट है। बांग्लादेश में कई आतंकी हमलों के लिए, भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिश के लिए अंसारुल्लाह को बैन किया गया, उनके चीफ को अरेस्ट किया गया था। तो उतना बड़ा स्टेटमेंट आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़ा करने की क्या सोच इस वक्त बांग्लादेश के आतंकियों में पल रही है, मैं इसको आपसे समझना चाहता था। बस एक आखिरी पॉइंट है जिसको मैं बहुत डिटेल से आपसे और समझना चाहता हूं। जिस वक्त तख्ता पलट होना था उससे पहले लगातार एक व्हाइट मैन का जिक्र शेख हसीना कर रही थी। तख्ता पलट के 1-1.5 महीने के बाद जो है वो डोनाल्ड लू, जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, अमेरिका के एशिया के पूरे मामलों को देखते हैं, वो बांग्लादेश ढाका पहुंच चुके हैं। तो क्या जो व्हाइट मैन का जिक्र था वो व्हाइट मैन बांग्लादेश में कदम रख चुका है या हटकर इससे आप इस यात्रा को देख रहे हैं साहब? हाँ राजेश, पहले से ही दशकों से ही ये खबरें आती रहती हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर दबाव आता रहता है, कभी चीन से आ जाता है, कभी अमेरिका से आ जाता है, कि बांग्लादेश के समुंदर के पास बहुत सारे, मैं 1-2 आइलैंड का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है कि शायद अमेरिका वहां कुछ बनाना चाहता है, शायद चीन वहां बनाना चाहता है। चीन ने बर्मा की मदद से वो कोको आइलैंड में कुछ बनाने की कोशिश की। अमेरिका भी सुना है कि सेंट मार्टिन में कुछ बनाने की कोशिश करता है। ये कोशिशें जो हैं भारत इनके पर नजर रखा हुआ है। अब बात यह है कि अगर बांग्लादेश में अवामी लीग एकदम गायब हो जाती है, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जाता और बीएनपी पावर में आ जाती है, तो क्या इन छोटे छोटे आइलैंड से अमेरिका को कोई मदद मिलेगी? हाँ, अमेरिका वहां पर ठीक है, उनके टूरिस्ट आएंगे, सी बीच पर बिकनी पहन के घूमेंगे, भारत की सरकार उस पर नजर रखेगी। कोको आइलैंड जैसे बर्मा से गिफ्ट में लेकर चाइना ने बनाया है, हम उस पर नजर रखते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ना सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वरन हमारी एनटीआरओ जैसे संगठन हैं, हमारी नेवी की इंटेलिजेंस विंग है, और सबसे बड़ी बात है रॉ के लोग हैं, नजर रखते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी अग्नि, पृथ्वी, आपकी जितनी ब्रह्मोस, जितनी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, सबका टेस्ट यहीं से तो होता है, उड़ीसा या आगे हम चले जाएं। क्या इनके ऊपर नहीं नजर रखेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो? क्या आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो रडार उनको डिटेक्ट करने के लिए वहां से काम नहीं करेंगे? क्या इसको हम बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा, मेरा फेवरेट है। क्या होता है कि जब भी हम लोग उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से आईटीआर है, आईटीआर से जब भी टेस्ट करने जाते हैं तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक हम उसके 48 घंटे पहले एक नोटिस इशू करते हैं। तो 48 घंटे पहले ही दुनिया के सब लोगों को पता लग जाता है कि भारत आईटीआर चांदीपुर से एक लॉन्च करने वाला है, कोई भी मिसाइल हो, कोई भी रॉकेट हो, और इनका रुख हमेशा पूरब की तरफ होता है, दक्षिण पूरब की तरफ होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो उत्सुकता वाले देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, ये हमेशा ना बांग्लादेश के आसपास, कॉक्स बाजार के आसपास, चट्टगांव के आसपास अपनी फिशिंग ट्रॉलर्स घुमाते रहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, हमेशा साल के 12 महीने। और जैसे ही हम वो नोटिस देते हैं कि भारत एक टेस्ट करने वाला है, तो सब लोग सावधान हो जाएं, फलाने फलाने टाइम पर वहां पर ना जाएं,
ये जो छोटे छोटे फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं, स्पाई बोट होते हैं असल में, ये चाहे वो चीन के हो चाहे वो अमेरिका के हो, अब तो पाकिस्तान भी भेजने लगा है, ये लोग वहां आके हरकत करने लगते हैं। तो हाँ, ये मॉनिटरिंग करते हैं बिना परमानेंट बेस के भी। बांग्लादेश ने अभी तक उनको आइलैंड नहीं दिया है, लेकिन इसके आइलैंड के बगैर भी इनकी जो स्पाई बोट्स होती हैं, फिशिंग ट्रॉलर होती हैं, वो नजर रख रहे हैं। तो मैं बताता हूं हम क्या करते हैं ऐसे मौके पर। हम क्या करते हैं कि जो उस एरिया में ट्रॉलर्स, फिशिंग ट्रॉलर्स घूम रहे होते हैं, हम उनके पीछे हम हमारी नेवी के सूंघने वाली इंस्ट्रूमेंट्स को लगा देते हैं। तो असल में स्पाई वर्सेस स्पाई है, हमें एक मौका मिल जाता है इन चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर्स का या अमेरिकन छोटा छोटा जो बोट्स हैं, इनके ऊपर नजर रखने के लिए। और जब वो उसके बाद जाती हैं, निकल कर अगले 3 दिन 5 दिन में कहीं भी चली जाती हैं, तो हमारी नेवी, रॉ, एनटीआरओ और हमारे जो दूसरे खुफिया तंत्र हैं, उनको पता लग जाता है कि इनके इन फ्लोटिंग एसेट्स पर नजर रखो। तो शायद इस गेम में हम लोग जीत रहे हैं। ओके सर, चलिए शुक्रिया। लेकिन आपने बहुत आप और इतनी बारीकी से आपने समझाया, लेकिन जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उस पे भारत को बहुत पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि सरकार या बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही ताकत है जो इस वक्त चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश।